পিছতে জন্ম পাইছে, জন্ম হৈছে, কিন্তু আচলতে আমি সবে মানৱ জাতি আৰু সকলো সমমৰ্যাদা সম অধিকাৰ একেলগে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এই মিছনটো আজি UPPL চৰকাৰৰ সময়ত আমাৰ নেতৃত্বত আমি এই ভিজনটো বনাইছোঁ আৰু এইটো আগুৱাই লৈ যাম। আপোনালোকে দেখিব যে অহা 10 বছৰৰ পিছত ইয়াত কোনো এটা জনগোষ্ঠীয়ে কাৰো পিছত পৰি নাথাকিব, সমানে সমানে সবে আগবাঢ়িব পাৰিব। থেংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। মই এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনত যাব বিচাৰিছোঁ, কোনোবা যদি কৰিব বিচাৰে। বহুত প্ৰশ্ন কৰা হেৰি ওলাইছে আমাৰ মাইক্रोफोन। गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम आनंद ठाकुर है और मैं घाघरा VCDC से आया हूँ सर, और मैंने अपना ग्रेजुएशन टंगला कॉलेज से किया है और सर अभी मैं UPSC का तैयारी दिल्ली से कर रहा हूँ। सर मेरा ये क्वेश्चन आपसे है सर, जब आप BTR के CEM बने या आज जब आपने BTR का CM का ओथ लिया तो सर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और चैलेंजेस कहाँ कहाँ आया, और सर आपने उन प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? थैंक यू सर। थैंक यू ठाकुर भाई। मैं काफ़ी बार जब पत्रकार लोग प्रश्न लाते हैं, प्रश्न मुझे पूछते हैं, ये आपने जो पूछा है वो लोग भी मुझे पूछा और आज भी मुझे पूछ रहा है कि आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, क्या है, कौन सा पार्टी है। तो मैं सरकार में जब आए थे एज ए न्यू कमर, नया आदमी, मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करता था सड़क पे, आके सरकार में बैठ गया। तो पहले इधर से और उसके बाद उधर से, दोनों साइड से करना है। तो ये मेरे लिए इतना चैलेंजिंग नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला 29 साल मैं सोशल एक्टिविस्ट था। उस समय पे भारत के असम के ब्यूरोक्रेट्स, जो आमोला बोलता है हम लोग, ब्यूरोक्रेट्स कैसे काम करते हैं, पॉलिटिशियन लोग कैसे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मुझे मिल चुके थे, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे मिल चुके थे। जो बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म कौन कहाँ कैसा काम करते हैं, इसके बारे में मुझे आइडिया था। तो इसीलिए बोडोलैंड में 2020 में जब हम लोग का सरकार आए, हम लोग देखा कि वहाँ पे पॉलिसी बोल के कुछ नहीं था। 17 साल BPF का सरकार था। मैं हर साल का बजट सेशन में शिप को या फाइनेंस जो मिनिस्टर होता है, EM होता है, उसको बजट सेशन पेश करना है, जहाँ आपका सरकार का जो ऑब्जेक्टिव, सरकार का जो आपका मिशन विजन वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। उसमें मैंने 17 साल हाग्रामा महिलारी जी का उसका जो बजट सेशन में जो वो पॉलिसी पढ़ते हैं, उसको मैंने पढ़ के देखा कि उसमें कोई पॉलिसी ही नहीं था। और 2900 करोड़ का लाइबिलिटी था और 2900 करोड़ एक काउंसिल में उधार जो है लाइबिलिटी छोड़ के जाना, ये बहुत बड़ा बात है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है ये, क्योंकि उस समय पे काउंसिल का बजट ही 600 करोड़ 700 करोड़ होता था साल में, लेकिन आप लोन मतलब आप क्या है लाइबिलिटी रखा है 2900 करोड़। तो ये हम लोग के लिए एक बड़ा चैलेंज था। सरकार में कोई काम नहीं करते, मतलब गवर्नमेंट में ड्यूटी ठीक से नहीं करते, एक दूसरे के बात को कोई समझते नहीं, सुनते नहीं, ऐसा था। और हम लोग के पूरा पहले का टीम जो है हम लोग का खिलाफ था कि नया लोग आया है, क्या काम करेंगे, क्या जानता है, तो ऐसा बहुत बातें थे। लेकिन इसको हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने में हमने इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया, एक लाइन पे लाया। और उस समय पे ओपोजिशन ने हम सबको दोहराया था कि कल सरकार टूटेगा, परसों और सरकार टूटेगा, नेक्स्ट महीना सरकार टूटेगा, सरकार को तोड़ेंगे करके हम लोग 5 साल खत्म कर दिया। तो ये 5 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, करने को मिला। देखिए दुनिया में ऐसा चैलेंज कुछ नहीं है, जिंदगी हम लोग को मिला है। पहले हम लोग को जो पुराने ज़माने में हम लोग को दादा परदादा लोग जब थे, उस समय पे ज़रूर बहुत चैलेंज होगा। आज तो आपको सब कुछ गूगल में मिलता है। भारत के संविधान का कुछ चीज़ जानना है, गूगल में डायल कीजिए, ह्यूमन राइट का बात सब जानना है, आप यहाँ मिल जाएगा। संविधान का बात जानना है, आपको मिल जाएगा। ट्राइबल का लैंड राइट के बारे में जानना है, आप वहाँ गूगल में सर्च कीजिए, मिल जाएगा। हम लोग इतने अच्छे समय पे जन्म लिया है
और बाकी जो डेवलपमेंट का बात है ये तो एक दिन में होगा नहीं। ये मैगी नहीं है कि आप उबला हुआ पानी में डाल देंगे और खाएंगे, है ना। और बोला है रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे। रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे, इसका मतलब क्या है? जो रोम सिटी है एक दिन में बनाया नहीं गया, बहुत साल लगा। भारत आजादी हुआ 1945 में। 1945 से आज तक क्या 78 ईयर्स हो गया। सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कालभर बनाना, खेत में पानी डालना अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी भी हम लोग को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाना पड़ा। अभी भी हम लोग को स्वस्थ भारत के बारे में सोचना पड़ा। तो बहुत काम बाकी है। तो इसको हम लोग अपना काम के हिसाब से काम करना है। बहुत सारे समुदाय है जिसको अभी जमीन का अधिकार नहीं मिले थे। हम लोग सरकार में आके देखे कि 1 लाख परिवार ऐसा था जिसका 1 कट्ठा भी जमीन नहीं था। तो हमने मान लिया ये जो परिवार है इसको जमीन का अधिकार देना है। आज नहीं हुआ मतलब यूपीपीएल सरकार के टाइम में नहीं। यूपीपीएल सरकार तो सिर्फ साढ़े चार साल हुआ। 1960 में, 1950 में, 1970 में यूपीपीएल सरकार नहीं था। 1980 में, 1990 में भी नहीं था। 2010 में भी नहीं था। तभी लोगों को जमीन का अधिकार नहीं मिला। अभी हम लोग जमीन का अधिकार दे रहा है। बहुत लोगों को अपने भाषा संस्कृति का यहाँ कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। इन लोग को हम लोग रिकॉग्निशन दे रहा है। तो अभी चैलेंज बोल के कुछ नहीं है। जो समाज का समस्या है, इंसान का समस्या है, वही चैलेंज है। लोग समझते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान का चैलेंज है। ये चैलेंज नहीं है, ये ना समझ है। ना समझ के वजह से हम लोग का झगड़ा होता है। बोडोलैंड में एक समय पे हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट किया। लोकतंत्र जो हमारा देश है तो इसमें डेमोक्रेटिक एक मीन से हम लोग का लोग नारा लगाया, धरना दिया, मूवमेंट किया। उसके बाद हथियार उठा लिया हमारे युवाओं ने। फिर मूवमेंट हो गया, खून खराबा हुआ, पुलिस मरा, वो भी हमारा आदमी है देश का। आर्मी मरा, वो भी देश का ही बेटा है। उग्रवादी मरता है, वो भी देश का बेटा है। ये कैसा जंग है जहां दोनों साइड में जो मरता है वो देशवासी है? ये कैसा जंग है दोनों साइड में रोता है वो हमारा ही माँ है? तो ये सो मूवमेंट खत्म करना पड़ेगा। 2009 में हमने इसको प्लेस किया था, पन लिया था कि बोडोलैंड से इलीगल वेपन को हटाना है, बोडोलैंड से हिंसा को हटाना है। तभी शिक्षा अच्छा होगा, शांति आएगा, अमन आएगा। हमारे अलग अलग समुदाय के बीच में फिर से एक अच्छा एक माहौल बनेगा। ये सारे बातों को सोच के हमने हथियार को दूर करने का बात सोचा था। आप देखिए 2009 में सारा इंडिया में, सारा नॉर्थ ईस्ट में, सारा असम में, सारा बोडोलैंड में हथियार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए थे। हम लोग पहले उठाए थे 2009 में। और आज देखिए हमारा नॉर्थ ईस्ट में बहुत राज्यों में अभी भी हथियार का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन बोडोलैंड में हथियार का प्रॉब्लम नहीं है। इलीगल वेपन खत्म हो गया। 2009 में हमने पढ़ लिया था बोडोलैंड में शांति लाना है। हम लोग से पहले बीपीएफ सरकार था, वो लोग किसके साथ सरकार बने आप लोग देख चुके हैं, लेकिन शांति नहीं लाए थे। 5 साल यूपीपीएल आया हमारे साथ, ऊपर में जो भी है इन लोग को लेके, इन लोग के सपोर्ट से, सबको सपोर्ट लेके, सबसे मार्गदर्शन लेके आज हम लोग यहाँ शांति लाया। क्योंकि यूपीपीएल का एजेंडा ही शांति लाना था, पार्टी बनाने का एजेंडा ही शांति लाना था, अमन लाना था यहाँ पे। तो अभी हम लोग इसको लाया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो जवानों हमारे भाइयों है, यूथ है, मैं बहन है, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ अपना समाज को प्यार कीजिए, लोगों को प्यार कीजिए। आप सिर्फ आपको भी प्यार कीजिए, आप खुद को भी प्यार कीजिए, लोगों को भी प्यार कीजिए। दुनिया में 2 शब्द है, यह है पीस एंड लव, जो दुनिया को बदल सकता है, पीस एंड लव। और हम लोग पीस एंड लव ये 2 शब्दों को दूर रख के अगर कुछ करना चाहता है वो नहीं होगा। हिंसा से हिंसा नहीं आता है, नफरत से नफरत नहीं मिटता है। आप अगर हिंसा करेगा फिर हिंसा ही होगा, नफरत करेगा तो नफरत ही मिलेगा। आपको प्यार करना पड़ेगा, आपको लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। इसीलिए अभी बोडोलैंड में हम लोग का कोई नेगेटिव नहीं है। कोई भला बुरा बोले, पॉलिटिकली कोई हम लोग को गाली दे, भला बुरा बोले, मुझे कुछ बोलना नहीं है। ओनली फोकस इज बोडोलैंड के 26 समुदाय और 35 लाख लोगों को आगे लेके जाना है। दुनिया हम लोग को छोड़ के बहुत दूर चला गया है, हम लोग को आगे बढ़ना है।
और इसके लिए महात्मा गांधी जी ने हम लोग को मार्गदर्शन किया, अब्दुल कलाम जी ने हम लोग को मार्गदर्शन किया, विवेकानंद जी ने हम लोग को मार्गदर्शन किया। कितने लोग थे भारत में महान लोग जिसने मार्गदर्शन किया। उसी मार्गदर्शन से हम लोग को माने चलना है और एक अच्छा बोडोलैंड बनाना है। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे, कोई पूछना है तो। Good evening, Honorable Sir. My name is Nivedita Sangma. I have come from Dumruguri BCDC and village is Bononguri. I have done my graduation from Nehru University in Shillong. Currently, I am working as a teacher in private sector and I belong to Garo community. Sir, more question to whole, BTR or most of the population agriculturally dependent hoy. So, agriculture sector জড়িত থকা প্ৰত্যেক ফাৰ্মাৰ্ছ সকলক আপুনি আগুৱাই লৈ যাবলৈ বা এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাকশ্যন ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ ইন ফিউচাৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি? Thank you. Thank you, sister. Very important question. Agriculture, আমি সবে খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰোঁ। পৃথিৱীত মানৱ সভ্যতা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই এগ্ৰিকালচাৰ চলি আছে, আজিলৈকে চলি আছে। এগ্ৰিকালচাৰক বাদ দি আমি একো চিন্তাই কৰিব নোৱাৰোঁ। আজিলৈকে আমাৰ সমাজখন এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট। আমাৰ ৰাজ্যখনে হওক বা আমাৰ অঞ্চলটোৱে হওক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া নহয়। আমাৰ ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰো নাই কাম কৰি খাবলৈ। সেইকাৰণে মানুহবিলাক হয় এগ্ৰিকালচাৰত কাম কৰে, খেতিত নহ'লে বাহিৰত গুচি যায় বিভিন্ন কাম বিচাৰি। গতিকে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰটো ডেভেলপ কৰাটো অত্যন্ত দৰকাৰ আছে। আপুনি মোক সুধিছে যে এগ্ৰিকালচাৰটো কাউন্সিলত কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব। প্ৰথম হ'ল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত তেখেতে ছেকেণ্ডবাৰ যেতিয়া আহিল লগে লগে কৰে ডাবলিং ফাৰ্মাৰ ইনকাম। আমাৰ খেতিয়কসকলৰ ইনকামটো ডাবল হ'ব লাগে। ইয়াৰ আগত কোনো কোৱা নাই, মই জানাত বহুত পলিচি আহিছে কিন্তু তেনেকুৱা কোৱা নাছিলে দেশৰ মানে হেডজনৰ পৰা যে ফাৰ্মাৰ ইনকামটো ডাবল হ'ব লাগে। তো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ক'লে ফাৰ্মাৰ ইনকামটো ডাবল হ'ব লাগে তেতিয়া মই বহুত ভাল লাগিল, কাৰণ ময়ো ক্লাছ 8ৰ পৰাই মই হাল চলাইছোঁ, খেতি কৰিছোঁ। যেতিয়া প্ৰথম নাঙল ধৰিছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা ধৰিছিলোঁ নাঙলটো, এনেকুৱা ধৰিবলৈ ইমান ওখ নাছিলোঁ মই ক্লাছ 8ত পঢ়া সময়ত। আৰু তেতিয়া 8, 9, 10, 11, 12 প্ৰায় 4-5 বছৰ মই খেতি কৰিছিলোঁ ঘৰত। আৰু খেতিৰ ওপৰত এটা ভাল ধাৰণা আহি গ'ল মোৰ একদম সৰু বয়সতে। সেইটো মাত্ৰ নহয়, বেলেগ বেলেগ তামোল কেনেকৈ ৰুব লাগে, আমাৰ চান ধৰা বুলি কয় তামোল ৰুলে, বাঁহ কেনেকৈ ৰুব লাগে, 45 এংগলত ৰুব লাগে, সব কথাবিলাক মই দেউতাৰ পৰা শিকিছিলোঁ। এইকাৰণে এগ্ৰিকালচাৰৰ প্ৰতি মোৰ বহুত এটা টান আছে আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে। কিন্তু কি হয়, আমাৰ ইয়াত বহুত খেতিয়ক আছে যাৰ 5 বিঘা মাটি নাই, তেখেতসকলক মাৰ্জিনেলাইজ ফাৰ্মাৰ বুলি কয়। আমাৰ বহুত খেতিয়ক আছে যিসকলৰ মাটিয়ে নাই কিন্তু সি খেতিয়ক হয়, মানে হি বা চি ইজ ফাৰ্মাৰ উইদাউট লেণ্ড, তেখেতসকলো আছে। গতিকে এই যে মাটি নোহোৱা খেতিয়ক, ইহঁতে মাটি থকাৰ তাত যাই পেলাই কাম কৰে। তেখেতসকলে এগ্ৰিকালচাৰৰ কামটো খুব ভালকৈ জানে, স্কিল, কঠীয়া কেনেকৈ পেলাব লাগে, কিমান বয়সৰ খেতিয়াটো উঠাব লাগে, খেতিটো কেনেকৈ ৰুব লাগে, পানী কেনেকৈ ৰাখিব লাগে, সাৰ কেতিয়া দিব লাগে, পেষ্টিচাইড কেতিয়া দিব লাগে, এই কথাবিলাক তেখেতসকলে ভালকৈ জানে। এতিয়া বড়োলেণ্ডত আমি চালোঁ, আগত বড়োলেণ্ডৰ চৰকাৰবিলাকৰ কোনো ডেটা নাছিলে। 2020ত আমি চৰকাৰ বনোৱাৰ পিছত মই এগ্ৰিকালচাৰৰ দায়িত্বত নাছিলোঁ, আমাৰ EM আছিলে। তথাপিতো মই এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াবিলাক মাতি আমি হিচাপ কৰিলোঁ যে আমাৰ ফাৰ্ম ফেমিলি কিমান আছে। ফাৰ্ম ফেমিলি মিনছ খেতি কৰি খাওয়া ফেমিলি। আমাৰ তাত 4.5 এগ্ৰিকালচাৰ ফাৰ্ম ফেমিলি আছে, খেতি কৰা মানে 4 লাখ খেতি কৰি খোৱা, খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা পৰিয়াল আছে। তো ইহঁতৰ ভিতৰত 10 বিঘা মাটি থকা ওপৰত থকা কিমান পৰিয়াল আছে, 50 বিঘাৰ ওপৰত থকা কিমান আছে, 5 বিঘাত থকা কিমান আছে আৰু 5 বিঘাৰ তলত থকা কিমান আছে, এই হিচাপবিলাক ওলালোঁ। আৰু লগতে কোন খেতিটো কিমান আমাৰ উৎপাদন হয় আৰু বড়োলেণ্ডৰ খেতিৰ পৰা কিমান পইচা আহে। তো 2020ত আমি হিচাপ যেতিয়া কৰিলোঁ, 2019-20 ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ বিত্তবৰ্ষ, 2019-20ত আমাৰ কিমান আহিল,
টকা খেতি বিক্ৰী কৰি খেতিৰ ফচল বিক্ৰী কৰি 1900 crore 1900 কোটি বড়োলেণ্ডৰ সব খেতিয়ক লগ লাগি তামোল লেমন আদা আলু ওয়াটারমেলন ধান সব বিক্রি কৰি আমাৰ পইচা আহিছে 1900 crore আৰু তেতিয়া আমাৰ ধান খেতি হৈছিলে প্ৰায় 7 লাখৰ পৰা 8 লাখ মেট্ৰিক টন তেতিয়া আমি খেতিয়কবিলাক অফিচাৰ সকলক ক'লো যে কোনটো খেতিটো কৰাটো বেছি ভাল আমাৰ মেইজ উৎপাদন হৈছিলে 14000 মেট্ৰিক টন 14 মানে 1000 মেট্ৰিক টন মেইজ মাকৈ খেতি হৈছে ওদালগুৰিতো বহুত মাকৈ খেতি কৰে গোসাইগাঁৱৰ কৰে আমাৰ তেনেকৈ ধান উৎপাদন হৈছে সব খেতিবিলাকৰ মই হিচাপ ললো তাৰ পিছত ঠিক কৰিলো যে আমি ডাবল কেনেকৈ কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰীটো ডাবল কৰিব দিছে তো আমাৰ খেতিয়কবিলাকক ট্ৰেনিং দিব লাগিব কোনটো খেতিত ৰিস্ক ফেক্টৰটো কম আমি হিটো চালো কোনটো বেছি ইনকামটো বেছি হিটো চালো তাৰ পিছত আমি পুৰা কামত লাগি গলো 2023 আৰু 24 2023 আৰু 24 বিত্ত বৰ্ষত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ট্ৰানজেকশনটো কিমান জাম কৰিলে আপোনালোকে জানিব 3600 crore 3600 কোটিত আমি জাম কৰিছো 1900 কোটিৰ পৰা আৰু সেই বছৰত কিমান হল মাকৈ খেতি হল 32000 মেট্ৰিক টন মাকৈ ধানৰ খেতি কিমান হল 11 লাখ মেট্ৰিক টন 11 লাখ মেট্ৰিক টন আমাৰ ধানৰ খেতি হল সব ডাটা মই হিসাব কৰিলো নহলিতো মোক কিয় লাগে ইয়াত পলিটিক্সত বেলেগ মানুহবিলাকটো কৰি আছিলে মই যেহেতু আহিছো কিবা এটাটো কৰিব লাগিব গতিকে খেতিয়কৰ লৰা খেতিটো ভালকৈ কৰিব লাগিব সেই সময়ত আৰু এতিয়ালৈকে আমি ধুনিয়াকৈ খেতিটো চাই ললো এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড সেক্টৰ এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰত আমাৰ হাই পটেনশিয়ালটো কি স্পেচিছ আমি আদা খেতি সবে জানে বহুত টকা পায় আদা খেতি কৰিলে হালদি খেতি সবে জানে আমাৰ উদালগুৰিত লকডাউনৰ সময়ত ওয়াটারমেলন যেটো আছিলে তৰমুজ এটো মাটিত পেলাই দিব লগা হৈছে 1 টকা কিলো হৈছে ত্ৰিপুৰাত বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে গৈছিলে তাতেও নহল বহুত সাৰপ্লাস আমাৰ ওয়াটারমেলন মেট্ৰিক টন আপোনালোকে শুনিছে বিজনিৰ পৰা বাক্সাৰ পৰা আমাৰ যেটো আসাম লেমন বুলি কয় হিটো লণ্ডনলৈ সাপ্লাই হৈছে আমাৰ বিভিন্ন খেতি আছে যেটো ফৰেনলৈ গুচি যায় যাৰ কাৰণে বিজনিৰ এজন খেতিয়কে আমাৰ পদ্মশ্ৰী বঁটা পালে যোৱা বছৰ সো এতিয়া আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰটো বহুত অৰ্গানাইজ হৈ গল প্ৰত্যেক বছৰে আমি 1.5 লাখৰ পৰা 2 লাখলৈকে ফাৰ্মাৰক আমি সহায় কৰো এতিয়া সেই ফাৰ্মাৰ সকলক আমি ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰো যোৱা বছৰ কি পোকা আহিছিলে আৰ্মি পোকা আহিছিলে আৰ্মি পোকাৰ পৰা কেনেকৈ ৰুট কৰিব লাগে মই নিজে কথা পাতিছো এই বছৰ খৰাং হৈ গল খৰাঙত বিভিন্ন জায়গাৰ পৰা ৰিপৰ্ট আহা নাই বড়োলেণ্ড কাউন্সিলৰ 5টা জিলাৰ ৰিপৰ্ট কিন্তু মই প্ৰেছ মিট কৰি কৈ দিছো কিমান খেতিয়কৰ ক্ষতি হৈছে 69000 খেতিয়কে আমাৰ এইবিলাক ধান খেতি কৰিব পৰা নাই আৰু কিমান মাটি আমাৰ 15% মাটি প্ৰায় 1500 পৰিয়ালে কৰিব পৰা নাই কিন্তু পাৰ্সিয়ালি গতিকে 69000 ফাৰ্মাৰে ভালকৈ খেতি কৰিব পৰা নাই আৰু যেহেতু খেতি খালি খেতি কৰিবলৈ বেছি দিন নাই 15 আগষ্টলৈকে কৰে খুব বেছি টানিলে 20 আগষ্টলৈকে কৰে তাৰ পিছত মানুহে খালি খেতি নকৰে এই কাৰণে এতিয়া আমি লগে লগে 1,66,000 খেতিয়কসকল আমাৰ ক্ষতি হৈছে কঠিয়া ক্ষতি হৈছে আমাৰ ধান ৰুৱা ধানো আমাৰ ক্ষতি হৈছে বৰষুণ নোহোৱাৰ কাৰণে কিন্তু যেটো জিলাত বহি আছে আমি এই জিলাটো এবাৰ সবচে বেষ্ট খেতি কৰিছে কাৰণ ইয়াত বৰষুণটো মাত্ৰ 30% ডিফিচিয়েন্সি হৈছে বৰষুণ কম পৰিছে মাত্ৰ 30% তামুলপুৰ আৰু বাক্সাৰ 72% বৰষুণ পৰা নাই কিমান বহুত বেছি ক্ষতি হৈছে গতিকে আমি 1,66,000 পৰিয়ালক অলৰেডি মা খেতি কৰিবলৈ তিল খেতি কৰিবলৈ মাকৈ খেতি কৰিবলৈ যাক যি লাগে সহায় কৰিবলৈ অলৰেডি এডিও অফিসত আমাৰ সাব ডিভিজন এগ্ৰিকালচাৰ অফিস আৰু এইয়ে এক্সটেনশন অফিসাৰ বিলাকক ফৰ্ম দি দিছো আমাৰ খেতিয়ক বিলাক যাই পেলাই তাতে কাম কৰিব পাৰে এতিয়া আমি নেৰামেকৰ লগত লগ লাগি বিভিন্ন কোল্ড ষ্টৰেজ বনাই আছো আমাৰ অঞ্চলত 3টাকৈ আমি কি কয় ফুড প্ৰসেসিং সেন্টাৰ আমাৰ চুক্তিখনত আমি লিখি আনিছো